नमस्कार दोस्तों, इवोल्यूशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे आईएमएफ क्या है और इसके क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिपोर्ट सीरीज़ का ही पार्ट है जो कि हम इवोल्यूशन आईएएस के थ्रू आपके पास मुहैया करवा रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी से आने ही आने हैं। तो आइए देखते हैं कि आईएमएफ का क्या रोल है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी, इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियाज़ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आपको इस स्लाइड के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा और इससे हम 20 मिनट की या जो भी 20 और मिनट्स की जर्नी रहेगी हमारी, हम क्या सीखेंगे इससे। सबसे पहला चीज़ हमें सीखेंगे व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट आईएमएफ और यूपीएससी। यूपीएससी मैंने डिलिबरेटली यूज़ किया है इसलिए क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो हम यहाँ पे आगे जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, हमें एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा, ये आईएमएफ बनी क्यों थी, कब बनी थी, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्यों बनी थी, क्या काम करती है, रेलेवेंस फॉर स्टडी एंड इंडिया, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं इसको, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है, इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों का हम आगे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप ये आगे का 3-4 क्वेश्चंस आपको हम एक ग्लिम्स देने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, तो यानी कि ये पहला वाला जो इनका ऑप्शंस है वो करेक्ट है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स का ट्विंस बोला जाता है, जुड़वा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स नाम की एक विलेज थी, वहाँ से इन दोनों की स्थापना हुई थी, इसीलिए इनको वहीं का जुड़वा बोला जाता है। तो आइए देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। दूसरा चीज़ कि 2016 का आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन मैं अभी आपको स्लाइड में प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2016 एक ऐसा साल था जहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि आईएमएफ बनी क्यों थी और कब बनी थी। दोस्तों, इसमें 2 चीज़ है, कब बनी थी वो भी मैं आपको बताता हूँ और क्यों बनी थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। देख, कोई भी चीज़ होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है, आप जब वो रीज़न समझेंगे तो आपके लिए समझना बहुत ही ईजी हो जाता है कि कोई भी चीज़ समझ, और रिटेंशन भी ज़्यादा होता है। तो आइए समझते हैं आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था। ये साल है 1944, वर्ल्ड वार जस्ट ख़त्म ही हुई थी। उसके बाद 44 देश के लीडर्स एक साथ बैठे, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, जहाँ पे उन्होंने मीटिंग करी थी। ब्रेटन वुड्स नाम का एक विलेज है, गांव है, हैम्पशायर यूएसए में। तो वहाँ पे 44 लोग के देश बैठे और वहाँ पे ये उन्होंने डिस्कस किया कि चलो अब कुछ अलग करते हैं। अलग क्या करते हैं, अब तो युद्ध हो चुका, युद्ध से हम लोग सारे का इकोनॉमी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, तो हम आगे की दुनिया कैसे बनाया जाए। अब आगे का दुनिया कैसे बनाया जाएगा, आगे सिक्योरिटी का कुछ इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, कुछ ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, ताकि हर कंट्री अपना प्रोडक्ट शेयर कर पाए और हर किसी कंट्री का अर्थव्यवस्था बढ़े, उनके जीने का सलीका बढ़े, अच्छा हो। इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया। अब सिक्योरिटी के लिए तो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, लेकिन फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे कि ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करना है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना उस समय जब हुई थी तो उसमें वर्ल्ड बैंक का नाम वर्ल्ड बैंक ही नहीं था, उसमें आईबीआरडी इसका नाम था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसका नाम एक क्यों था, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों का स्थापना एक ही साथ हुआ है। लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या फ़र्क है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि ब्रेटन वुड ट्विंस बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि ब्रेटन वुड्स नाम की विलेज में ही दोनों की उत्पत्ति हुई थी, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का भी, इसीलिए इनको ट्विंस बोला जाता है, जुड़वा बोला जाता है। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल आईएमएफ के पास टोटल 189 प्लस 190 कंट्रीज़ का स्ट्रेंथ है और ये 1945 से ऑपरेशंस में आई थी। इनकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ जो हम समझते हैं कि आईएमएफ करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि आईएमएफ क्यों बना था, तो कॉन्टेक्स्ट आपको पता है। कॉन्टेक्स्ट एक हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कॉन्टेक्स्ट को कि आईएमएफ बनी क्यों थी। अब देखिए, जब युद्ध हो गई तो सारे देश ऑप्टिमिस्टिक थे आगे आने वाले विश्व के लिए कि इसको अच्छा बनाना है। अच्छा कैसे बनाना है? ट्रेड के थ्रू बनाना है। अब ट्रेड में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि आईएमएफ
को एक फंक्शन दिया गया फाइनेंशियल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि कोई ट्रेड करना चाहेगा तो एक करेंसी के थ्रू ट्रेड होगा। वो करेंसी क्या था, यूएस डॉलर डिसाइड हुआ इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे। कोई जो सामान खरीदना चाहता है वो यूएस डॉलर पे करेगा, जो बेचना चाहता है वो यूएस डॉलर गेन करेगा। तो अब ये जो सिस्टम है देने का और लेने का, इसको मेंटेन कौन करेगा? इसको मेंटेन करने के लिए आईएमएफ बनाई गई। आईएमएफ का जो रोल है ना दोस्तों, वो जो इंडिया में आरबीआई का रोल है वही रोल आईएमएफ का समझिए आप, मोर और लेस सेम है। जैसे आरबीआई भी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है इंडिया में करेंसी की, कि रुपया घटाया बढ़ा, वैसे ही आईएमएफ भी मेंटेन करती है इंटरनेशनल सिस्टम में फाइनेंशियल ऑर्डर को। तो ये उनका कंटेक्स्ट था कि जब ट्रेड होंगी तो बहुत सारे इश्यूज उठेंगे, मॉनेटरी से रिलेटेड, करेंसी कैसे एक्सचेंज होगा, उनका क्या एक्सचेंज रेट होगा, किस तरीके से किन किन के पास ज़्यादा होनी चाहिए, किन के बगैर, ये सब जो भी इश्यूज था वो सब आईएमएफ को दिया गया। अब आते हैं हम ब्रॉडली जो यहाँ पे टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि आईएमएफ का क्या क्या ये फंक्शन दिया गया। सबसे पहला फंक्शन जो है वो ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि जो सारे कंट्रीज थे आपस में ट्रेड करने स्टार्ट लग गए, कोई प्रोडक्ट बनाता था कोई बेचता था, तो अब क्या है, करेंसी का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया यूएस डॉलर्स का, कि कोई बेच रहा था कोई खरीद रहा था, कोई यूएस डॉलर गेन कर रहा था कोई लूज कर रहा था। तो एक क्योंकि इसमें कॉरपोरेशन लगता है, सहयोग लगता है एक दूसरे का, तो एक कॉपरेशन करने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम भी होना चाहिए जो ऊपर से देख रहा है चीज़ों को। तो उसके लिए आईएमएफ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका आईएमएफ का। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्राइसिस को अवॉइड करना है, मतलब जैसे चल रहा है सिस्टम उसी तरीके से चलता रहे। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक यूएस की एक टी शर्ट लेनी है और उसका कॉस्ट जो है वो $200 की है, उसकी जो कॉस्ट है वो $200 की है, $200 की है। अब मेरे पास क्या है, सिर्फ $150 ही है। तो ये मेरे पास क्राइसिस आ गया, क्योंकि $200 है और मेरे पास $200 में ख़रीदना है पर $185 है। तो इस तरीके की क्राइसिस हमारे नेशंस में भी आया था। आपको याद होगा 1991 में क्राइसिस आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसमें क्या हुआ था, हमारे पास उतने मुद्रा भंडार थे ही नहीं जितना ज़रूरत था। तो हमने क्या आईएमएफ के पास अप्रोच किया था कि भैया हमें कुछ लोन दीजिए। आईएमएफ का काम यही है कि कोई कंट्री अगर क्राइसिस में जाती है, उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिसिट होता है, क्राइसिस होता है, तो वो आईएमएफ से लोन मांगती है। फिर आईएमएफ उनको लोन देता है और फिर अपने सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं और फिर वो लोन को चुकता करते हैं कुछ सालों बाद। इसका फंक्शन क्या था, अब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है तो एक स्टेबल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड वेब है, माया जाल है पूरा। अगर उसमें एक कंट्री भी पीछे छूटती है क्राइसिस में तो उससे इफेक्ट जो होता है वो हर किसी को पड़ता है। इसलिए आईएमएफ को ये फंक्शन दिया गया कि नहीं, आप स्टेबल सिस्टम बना के रखिए ताकि उसमें हर किसी का फ़ायदा है। अब आते हैं फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। वो तो ऑफकोर्स हो गया, इनका बहुत ही जर्नलिस्टिक फंक्शन है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड। ये कैसे इंश्योर करती है कि हर कंट्री ग्रो कर रही है, ये पॉलिसी एडवाइस भी देती हैं। आपको याद होगा 91 में जब हमारी क्राइसिस हुई थी, जब हम आईएमएफ के पास अप्रोच किए कि भैया मुझे लोन चाहिए, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस भी हमें रखे थे कि आपको ये चीज़ करने हैं तभी आपको लोन मिलेगा। क्या क्या चीज़ करने थे, आप अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कीजिए, आप उसको थोड़ा सा ओपन बनाइए कि ताकि फॉरेन प्लेयर्स भी घुस सकें, उसमें बिजनेस कर पाएँ, वो इन्वेस्ट कर सकें, हम प्रोडक्ट बाहर बेच सकें, हम प्रोडक्ट खरीद सकें। तो ये सब कंडीशंस आईएमएफ ने इम्पोज करा था हम पे। तो वो क्या था, वो एक पॉलिसी एडवाइस ही था। तो इनका एक काम ये भी है, पॉलिसी एडवाइस देते हैं कि ये फाइनेंशियल सिस्टम हर किसी का रोबस्ट बनता जाए, स्टेबल हो पूरे कंट्री का इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर, और हर किसी का ग्रोथ हो। ये आईएमएफ एक यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यूएन के साथ साथ इनको बनाया गया था। अब आते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड है, वो आईएमएफ और कोविड-19 का क्या रोल रहा अभी जो खास करके रिसेंट हैपनिंग्स में। अब कोविड-19 आया तो क्योंकि आपको पता है कोविड-19 में बहुत सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए और इंटरनेशनल लेवल पे जो सप्लाई चेन था काफ़ी डिस्ट्रप्शन आया। और इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जब डिस्ट्रप्शन आया तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को धक्का लगा होगा। तो आईएमएफ का काम ही यही कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, तो उन्होंने कुछ कदम लिए होंगे। क्या कदम लिए थे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कोविड-19 में आईएमएफ का क्या कदम रहा।
पहला चीज़ है ये, आप देखेंगे हब, कोविड-19 हब इमरजेंसी फाइनेंसिंग, इसमें क्या करा था, आईएमएफ हैज़ रिस्पॉन्डेड बाय डबलिंग द कंट्रीज एक्सेस टू रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एंड रैपिड ट्रांसफर फाइनेंसिंग। ये दो मैकेनिज्म थे इनके, आरसीएफ और आरटीएफ, जिसके थ्रू कंट्रीज का जो एक्सेस था फंड का उसको डबल कर दिया गया। जिसका इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आईएमएफ के पास फंड हर किसी कंट्री का रहता है, इंडिया ने भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि $10 का हमारा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, तो उसको 10 दूनी 20 यानी कि डबल कर दिया कि ताकि हम एक्सेस $20 का कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो नहीं रुक सकेगी। मतलब हमारे पास अगर $20 की भी रिक्वायरमेंट है ना, तब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे। तो इससे क्या है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन होता रहा, मतलब डिस्ट्रप्शन होने के बावजूद भी हर लोग अपना इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन रखे। ये इसका सबसे बड़ा हेल्प था। दूसरा चीज़, ग्रांट्स फॉर डेब्ट रिलीफ फॉर 29 ऑफ इट्स पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज थ्रू इट्स कैटास्ट्रॉफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट, CCRT। ये सब टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम फिर भी आपको कॉन्टेक्स्ट भी उसके बारे में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो कुछ पुअरेस्ट कंट्रीज थे जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रांग नहीं थी, तो जो कोविड-19 की डिस्ट्रप्शन हुई उसके वजह से उनका इकोनॉमी ऑलरेडी नीचे था, तो उन्होंने जो लोन ले रखा है, अब जो डेट उन्हें ले रखा है, लोन ले रखा है, उसको रीपे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रीपे कर पाएंगे, वो बेचारे कमा ही नहीं रहे हैं, तो कैसे रीपे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, ग्रांट्स दिए मतलब एक रिलीफ दिया कि भैया आप कोई बात नहीं, आपको 10 रुपये आपके ऊपर कर्ज है तो आप इसको बाद में देना, या फिर 10 रुपये का 5 ही रुपये देना। इस तरीके से एक रिलीफ उन्होंने दिया था। इसी रिलीफ का जो मैकेनिज्म का नाम है वो कैटास्ट्रॉफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट, CCRT नाम दिया गया है इसको। तीसरा जो इसने कदम उठाया, कॉज फॉर बायलैटरल डेब्ट रिलीफ। अब एक बायलैटरल लेवल पे, इसका बायलैटरल यहाँ पे टर्म लग गया, मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे इंडिया और श्रीलंका और चाइना, इंडिया और US। बायलैटरल का मतलब इन्होंने एक आवाज़ लगाई मतलब इंडिया और US को बोला कि एक काम कीजिए, आप दोनों मिल करके सेटल कर लीजिए। IMF asked the bilateral creditors to suspend debt service payments from its low income countries using debt service suspension initiative। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, इस टर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DSSI। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू IMF ने क्या बोला, जितने भी बायलैटरल कंट्रीज थे उनको बोले कि देखिए आप दोनों मिल करके एक काम कीजिए कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया और केन्या काफ़ी लोन ले रखा है मान लीजिए इंडिया से, तो इंडिया और केन्या को उन्होंने बोला कि आप भारत, आप एक काम कीजिए, जो लो इनकम कंट्री है यानी कि केन्या, उसका डेब्ट सर्विस थोड़ा दिन के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए, यानी कि रीपेमेंट जो ऑब्लिगेशन होता है ना, मान लीजिए कि केन्या ने 100 रुपये लिए, उसको इस महीने में 20 रुपये देने थे, तो इंडिया को क्या बोला गया कि कोई बात नहीं, आप 20 रुपये आज नहीं कल दीजिएगा। तो इस तरीके से इसको सस्पेंड करने के लिए सबको आग्रह किया IMF। जो मैकेनिज्म का नाम था वो है DSSI। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये चारों टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखिएगा, RCF, RTF, CCRT और DSSI। नेक्स्ट और भी स्टेप्स उठाए थे IMF ने, जो कि यहाँ पे मैंने 4 मेंशन कर रखा है। इन्हेंसिंग लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में पैसों का अवेबिलिटी, यानी कि जो करेंसी होता है ना, करेंसी की अवेबिलिटी, उन्हीं को लिक्विडिटी बोला जाता है। लिक्विड का मतलब समझते हैं ना, फ्लो करना, वही उसी टर्म्स से बना है लिक्विडिटी, यानी कि करेंसी की फ्लो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी सिस्टम में अवेलेबल रहे ताकि करेंसी के माध्यम से प्रोडक्ट्स की ट्रेड कर पाए, उसी को हम लिक्विडिटी बोला जाता है। अब कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रप्शन हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़ गई, तो क्या है, लिक्विडिटी को उसमें हानि पहुंचा, बहुत सारे करेंसी क्या है रुक गई, सर्कुलेट नहीं हो पाई, तो उस चीज़ को ये इन्हेंस करा। कैसे, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन, SLL इसका मैकेनिज्म का नाम है। इसके थ्रू इन्होंने क्या करा, शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे इन्फ्यूज़ करे इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। और एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग लेंडिंग अरेंजमेंट्स, इन्होंने कुछ अपने जो अरेंजमेंट्स थे जिससे ये लोग लेंड करते हैं, यानी कि लोन देते हैं लोगों को, तो इन्होंने और भी कुछ अरेंजमेंट को अच्छा किया है ताकि और लोन दे सकें कंट्रीज़ को और उनको सपोर्ट कर सकें। पॉलिसी
पॉलिसी एडवाइस हमने आपको पहले ही बोला कि पॉलिसी एडवाइस देती है किसी भी कंट्री को, तो पेंडेमिक के टर्म्स में भी इन्होंने पॉलिसी एडवाइस दिया कि आपका पॉलिसी क्या होना चाहिए ताकि आप ये जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी हुई है ख़राब, उसको कैसे बूस्ट करेंगे। कैपेसिटी डेवलपमेंट, इन्होंने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी डेवलप करा है कंट्रीज़ का कि किस तरीके से इकोनॉमी को गवर्न कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल सुपरविजन कैसे कर सकते हैं आप, कैश मैनेजमेंट अपना कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कैपेसिटी डेवलपमेंट इन्होंने काम करा है। आपको याद होगा आरबीआई भी तो ये काम कर रही है सेम चीज़ इंडिया के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो आरबीआई काम करती है इंडिया के लिए वही आईएमएफ काम करती है आपकी पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, बहुत सिमिलरिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये आगे हम आपको 2 रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में कि ये रिपोर्ट किसने कौन रिलीज़ करता है, इसका रीज़न क्या है, इसकी मेन पैरामीटर्स क्या हैं, क्यों रिलीज़ करता है, इसका रेलेवेंस क्या है। तो आईएमएफ 2 रिपोर्ट रिलीज़ करती हैं, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये आईएमएफ रिलीज करती हैं और ये जो दोनों रिपोर्ट है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों ही सेमी एनुअल है, यानी कि दोनों ही एक साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है। और इसका टर्मिनोलॉजी का समझिए आप, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब हमने आपको पहले ही बोल रखा है, तो आईएमएफ का काम ही यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को स्टेबल रखना है। अब ये रिपोर्ट का भी नाम देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानने में आसानी होगा जब पता होगा कि आईएमएफ करती क्या है, क्योंकि दोनों की टर्म सेम है। दिक्कत वहाँ पे होता है जब करती कुछ और है और टर्म में कभी और बहुत सारे कन्फ्यूजिंग टर्म्स आ जाते हैं, तब दिक्कत होती है। अब आते हैं रिपोर्ट का मेन फोकस क्या है। रिपोर्ट का मेन फोकस ये है फ्रेंड कि इट फोकसेस ऑन द इवेंट दैट कैन फॉलो द ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज एंड असेसेस द इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग। अब स्टेबिलिटी का मतलब भी तो यही होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, क्या क्या इशूज़ हैं, किस तरीके से उनको एड्रेस कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो ये सब चीज़ों का आकलन करती है और फिर रिपोर्ट जारी करती हैं सारी कंट्रीज़ को, ताकि वो समझ पाएँ कि इंटरनेशनल इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, और अगर सिचुएशन ख़राब है, अच्छा है, जो भी है, तो उस हिसाब से अपना स्टेप हर इकोनॉमी ले पाए। दूसरा इनका रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है आईएमएफ जो है वो आप समझिए कि ये पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑर्डर का गार्जियन है। गार्जियन मतलब ये ओवरसाइट करती हैं सारी चीज़ों का कि ट्रेड सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, मतलब आउटलुक मतलब इकोनॉमी की दशा क्या है, दशा मतलब आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरीके से इकोनॉमी चल सकती है, ये आउटलुक में बताती है। मेन फोकस यहाँ पे देखिए मेंटेन है एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द नियर एंड मीडियम टर्म, मतलब आगे इकोनॉमी में क्या होने वाला है, किस तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है, आगे का माजरा क्या है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये पूरा करके देती हैं। अब इंडियाज़ का जो कॉलम था, देखिए यहाँ पे जो इस बार रिपोर्ट आया था, उसमें पिछले साल का जो रिपोर्ट था उसमें इन्होंने जो मेंटेन किया था इंडिया के लिए जो इन्होंने मेंटेन किया था, वो इंडिया विल बी वर्स्ट अफेक्टेड इन द बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अब इन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला कि इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट होने वाली है बहुत गंदा तरीके से, जो कि आज हम देख ही रहे हैं किस तरीके से अफेक्ट हुई है। तो ये इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज को बता देती हैं कि आपका इकोनॉमी किस तरीके से होने वाला है और क्या कदम आप उठा सकते हैं, और पॉलिसी एडवाइस भी देती है कि हाँ आपको किस तरीके से करना चाहिए चीज़ों को। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आप देखिए कुछ ये सब सजेशन आते रहते हैं इंडिया के पेपर्स में। आप क्योंकि आप अब आईएमएफ के बारे में समझ में आ गया है आपको आईएमएफ करती क्या है, तो जब भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको एक कंटेक्स्ट पता चलेगा कि ये आईएमएफ की जो भी न्यूज़ आई है उनका मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये मेन जो आईएमएफ का साइट है उसमें देखिए यहाँ पे 2 रिपोर्ट जो जारी करती हैं यहाँ पे है मेंशन, ये उनकी ऑफिशियल साइट से हमने ली है। ये आप देखिए यहाँ पे 2 ऑफिशियल साइट में जब जा करके देखेंगे तो ये 2 रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अब हम आपको यहाँ पे क्या बताने वाले हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है। ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बातों को लेकर के। तो आइए हम समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनके बारे में बहुत ही क्लोज डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, अब देखिए वर्ल्ड बैंक को बैंक बोला गया है, आईएमएफ को फंड क्यों बोला गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको बैंक क्यों नहीं बोला गया। तो वर्ल्ड बैंक का आपको याद होगा जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम जो था वो आईबीआरडी था। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था उसका मेन रीजन था डेवलपमेंट एड के लिए। मतलब यूरोप जो था वो युद्ध के बाद बहुत ही डिवास्टेटेड हो चुका था। युद्ध करते करते उसकी इकोनॉमी पूरी ख़राब हो चुकी थी, प्लस एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लॉसेस थे। तो यूरोप सबसे पहला काम तो था कि वर्ल्ड बैंक ने यूरोप को खड़ा होने में मदद किया इकोनॉमिकली। तो वर्ल्ड बैंक का यही मतलब था इस्टेब्लिश करने का कि जो भी युद्ध के वजह से जो भी अफेक्टेड हुए हैं उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर पाए इकोनॉमी को, इसलिए वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। आप नाम में भी देखिए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। तो वर्ल्ड बैंक जो प्राइमरली है वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। ये डेवलपमेंट के लिए लोन्स देती हैं, एड देती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को। आईएमएफ का काम था, ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये क्या है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब ये बस इतना इंश्योर करती हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। मतलब कि जो सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड की स्टेबिलिटी बनी रहे एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से। आईएमएफ लोन तभी देती है जब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, ऐसे ये डेवलपमेंट के लिए लोन आईएमएफ नहीं देती हैं। और आप समझ रहे होंगे कि इसको बैंक का नाम क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। नॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, लेंड करना यानी कि लोन देना रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए या फिर अपना कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आईएमएफ ये सब काम नहीं करता है, इसलिए इसमें बैंक का आप नाम भी नहीं देख रहे हैं, इसको फंड बोला गया। ये बस इतना काम करता है कि हाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर जो है, सिस्टम है पूरी जो ट्रेड होने की, वो जैसा है वैसा बना रहे, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। तो आप ये समझ गए कि वर्ल्ड बैंक जो था वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाया गया था, यानी कि डेवलपमेंट को एड करने के लिए। लेकिन आईएमएफ को एक कॉपरेशन के लिए बनाया गया था कि हाँ ऊपर बैठा है और सिस्टम सही से चल रही है या नहीं चल रही है उसको इंश्योर करेगा आईएमएफ। ये आप समझ गए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। अब आते हैं हम वापस से अपने क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स आर रेफर टू एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस। आपको पहले ही पता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस यहाँ पे ट्विंस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स विलेज में इनकी स्थापना हुई थी दोनों के एक साथ, इसलिए इनको एक ट्विंस बोला जाता है। तो ए उनका आंसर क्या हुआ, पहला ए हुआ आंसर इसका। अब आते हैं नेक्स्ट 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा था, इंडियाज रैंकिंग in the ease of doing business index is sometimes seen in news which of the following has declared that ranking। अब इनमें देखना था कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को रिलीज करती हैं। तो ये हालांकि आईएमएफ से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम आपको एक ग्लिम्स देना चाहते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो वर्ल्ड बैंक होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज करती हैं। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक, आईबीआरडी और ईसीडी। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि बी कोई भी बता देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ आईएमएफ एसडीआर। अब यहाँ पे देखिए हम आईएमएफ का एक और सबसे बड़ा जो टूल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो है एसडीआर। एसडीआर उसका यूनिट है आईएमएफ का। तो इसका फुल नेम क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसके थ्रू ही वो स्टेबिलिटी मेंटेन करती हैं। और एसडीआर के बारे में, इनफैक्ट एसडीआर इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने
इसके लिए डिसीजन लिया है कि हम आपको एक और वीडियो बना करके एसडीआर के बारे में समझाएंगे और आपके पास लेके आएंगे। तो फिलहाल ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए हमने करा है। यहाँ पे क्वेश्चन डाला है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका चर्चा हम और आगे आने वाले एसडीआर की वीडियो में करेंगे। हम आईएमएफएससी के बारे में पढ़ रहे थे। आईएमएफएससी क्या करता है? आईएमएफएससी एक तरीके का मैकेनिज्म है, कमेटी है आईएमएफ के अंदर, जो कि रियल एग्जीक्यूशन का काम करती हैं। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या दिक्कत है, किस तरीके से क्या एडवाइस करना है ताकि सिस्टम को रिस्टोर करा जाए, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनको ये एडवाइस करती हैं। और इनकी मीटिंग जनरली साल भर में 2 बार होती हैं और इसमें वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करता है एज ए ऑब्जर्वर कि किस तरीके से ये सिस्टम है और इनका भी इनपुट होता है उस चीज़ में। तो इनमें आप देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो कि अब तो ये पूरा ओवरऑल आईएमएफ के बारे में पूरी कहानी थी। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आप 1-2 क्वेश्चन जो भी आईएमएफ से आ सकते हैं वो आप बहुत ईजिली बना लोगे। और नेक्स्ट इस सीरीज़ में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि कुछ दिन में वीडियो आएंगे, आपको एसडीआर के बारे में बताया जाएगा आपको, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया जाएगा और इनके रिपोर्ट्स के बारे में बताएगा। जैसे आईएमएफ है वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ओईसीडी है। तो इन सब के बारे में भी आपको हम बताएंगे और इनका भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसके बारे में पता लगाते रहिए और हम आपके पास लाएंगे। आप इसका पीडीएफ आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें। हमारा काम अगर आपको पसंद आया, हम आपके पास अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ल्यूसिड और एक्सप्लेनेटरी वे में हम आपके पास लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ना कि याद कर सकें। हमारा कोशिश हमेशा ये रहेगा कि आप अच्छे से चीज़ों को समझें और इसी तरीके से वीडियो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में लाया जाएगा। अगर आप हमें अप्रिसिएट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे काम को आप सराहना करेंगे, हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा इससे, और हम आगे और आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। यहीं पे हमारी जर्नी समाप्त होती है। आगे मिलते हैं।